वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गवर्नर जनरल और वायसराय। इसके जो क्वेश्चंस पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक मानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस 2007 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? नहीं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकंड, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये सही है क्योंकि जो 1833 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें बंगाल की गवर्नर जनरल की जगह भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? वी, केवल दो, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो मैंने बता दिया रॉबर्ट क्लाइव भी नहीं थे, वॉरेन हेस्टिंग्स भी नहीं थे, तो इसको डिलीट कर दिया होगा राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर, इसमें बिहार पीसीएस की विशेषता होती है, वो 4 की जगह 5 ऑप्शन देते हैं, उसमें उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन विलियम बेंटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत गवर्नर बनना। तो ये तो बनता है 1773 में, तो इसका जो सही आंसर होगा पहला, बक्सर का युद्ध कब होता है? बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। और क्लाइव का पुनः भारत आगमन तो 3/1/24, इसका सही आंसर होगा 3/1, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। कब होता है 1764 में? अक्टूबर में, राइट। और क्लाइव उसके बाद भारत आता है, तो 3/1/24। इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है क्योंकि इसका आंसर है बक्सर का क्लाइव का पुनः आगमन। तो पहले बक्सर का युद्ध होता है कब? बक्सर का युद्ध होता है 3/1/24। बक्सर का युद्ध अक्टूबर में होता है 1764 में। क्लाइव का 3 मई 1765 में भारत आगमन होता है। इलाहाबाद की संधि अगस्त 65 में होती है। इसका आंसर इन्होंने क्यों पता नहीं, लेकिन इसका आंसर होना था 3, बक्सर का युद्ध क्लाइव का पुनः 3/1/24, इसका आंसर बी होना था, इन्होंने इसको स्टार लगा दिया है, कोई बात नहीं। वॉरेन हेस्टिंग्स का बंगाल गवर्नर बनना 1772, इस प्रश्न में त्रुटि है। वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल बताया गया है। अच्छा, बहुत मतलब नाम मात्र का है, जबकि वॉरेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल बताया गया है। विलियम बेंटिक की जगह ए भी बेटा कंफ्यूज, तब ए वाले जो एग्ज़ाम सेट करने वाले हैं वो कंफ्यूजन में आ सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं? तो इसमें लिखा है भाई, कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल का गवर्नर 1772 में बना, तो 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो ध्यान रखना है बेटा, जब एग्जामिनर जो एग्ज़ाम सेट करता है वो तक कन्फ्यूजन में रहता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिक में, वो भी कन्फ्यूजन में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक असैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। सी, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि लॉर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें लॉर्ड डलहौजी का भी रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, विलियम बेंटिक का भी रहा है, तो ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कि भारत को जो साम्राज्य के रूप में संग्रहित इसने किया। रॉबर्ट क्लाइव का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 6, ब्रिटिश साम्राज्य, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। इसके बारे में मैंने बताया था, विलियम पिट ने क्या कहा था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी थी।
क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चैत सिंह ने। और इन्हीं के कारण जो राजा चैत सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था, इन्हीं के कारण जो वॉरेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड वापस जाता है तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है, वो राजा चैत सिंह के कारण ही ये हुआ था, तो वो लिखा हुआ है। बनारस चैत्र 1781 में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली थी। कलकत्ता में एशियाटिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन होगा एशियाटिक सोसाइटी के समय? वॉरेन हेस्टिंग्स, बी आंसर। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही अपनाई थी। इंपॉर्टेंट रखना है ये, जैसे घेरे की, इसको कहते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या रिंग ऑफ फेंस की नीति, उसमें भी लॉर्ड हेस्टिंग्स ही होगा, ठीक है। घेरे की नीति या रिंग ऑफ फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स तथा बैलीजली से संबंधित थी, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से, सी आंसर होगा। 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स इसको समाप्त करता है, और इसको जो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि इन्हें प्रशासन का भी इतना ज़्यादा भारत में अनुभव नहीं था, इस वजह से उन्होंने इसके जो प्रशासनिक और राजस्व मामले थे उनको अलग अलग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर हो गया इसका, मैंने सी आंसर होना है। 13 क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? मैंने बताया था राजा चैत सिंह से इन्होंने टक्कर ली और जिसके कारण इन पे एक मुकदमा चलाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स पे, और ये क्या है, निरंकुश प्रवृत्ति के कारण। जो वॉरेन हेस्टिंग्स था ये प्रवृत्ति में निरंकुश था, तो इस वजह से मनमानी से अपने निर्णय लेता था। तो जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद ने वॉरेन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट में जाके महाभियोग का मुकदमा चलाया था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 15, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लोक सेवा का जनक, न्यायिक संगठन, इन सब में सबसे आगे कौन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 1793 कॉर्नवालिस संहिता, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिविल सेवा परिषद, इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सिविल सेवा जहाँ दिखाई देती है, कॉवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, तो वो किस 16, इसका आंसर क्या होगा? सी, कॉर्नवालिस, राइट। कॉर्नवालिस के बारे में आपको याद रखना है, कॉर्नवालिस भारत आने से पहले अमेरिकी रिवॉल्यूशन 1776 में वहाँ भी जो ब्रिटिश सेना थी उसका प्रतिनिधित्व या उसकी जो लीडर था वो भी कौन था? कॉर्नवालिस था। इसके बाद वो भारत आता है और भारत में लोक सेवा या जो अखिल जो सेवा थी लोक सेवा, उसका जनक भी, भारत में न्यायिक संगठन का भी यहाँ पे जो नींव रखता है वो कौन रखता है? कॉर्नवालिस, राइट। और इसकी मृत्यु भारत में ही हो जाती है, कॉर्नवालिस की मृत्यु जो है वो भारत में हो जाती है, और इसकी जो समाधि या स्मारक हम कहेंगे वो कहाँ बना हुआ है? गाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया, बी आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थायी प्रतिनिधि कहा जाता था? दरोगा को। किसको कहा जाता था? दरोगा को। क्या रीज़न था बेटा? इससे पहले जो कॉर्नवालिस था उसके पहले क्या होता था कि जो पुलिस से संबंधित या फौजदारी से संबंधित जो मामले होते थे उसमें जो या न्यायिक जो शक्तियां थीं वो ज़मींदारों में निहित थीं, लेकिन उसने इनको पहले तो व्यवस्था अलग की, दीवानी और जो फौजदारी के मामले थे उनको अलग किया, किसने? कॉर्नवालिस ने। फिर इसके बाद उसने प्रत्येक मील, एक निश्चित दूरी पर उसने विभिन्न थानों की स्थापना की, और उनमें जो हाईएस्ट पोस्ट रखी वो किसको रखा? दरोगा को, राइट।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दरोगा। शान और शौकत का प्रतिनिधि। आज भी आप गांव में देखो तो बोले अरे दरोगा साहब हैं, दरोगा साहब हैं। ऐसे ही कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, मैंने बताया था गाजीपुर में। 19 का आंसर ए। 20 लॉर्ड बेलीजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, बिल्कुल। वी, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। सीरिया और इसको जीत लिया था, सीरिया और मिस्र को नेपोलियन ने जीत लिया था, और उसका नेक्स्ट जो कदम था वो कहाँ था, भारत की ओर। और भारत में उसको एक अच्छा सहायक भी मिल गया था जिससे उसका पत्राचार होता था। दैट नेम इज टीपू सुल्तान। मैंने बताया था जैकोबिन क्लब का एक कौन था, मेंबर भी था टीपू सुल्तान, और खुद को नागरिक कहलाना ज़्यादा पसंद करता था। उसने जो दूतावासों की स्थापना भी की विभिन्न देशों में, ध्यान रखना है। और भारत, मैंने बताया था नेपोलियन से भी उसका पत्राचार होता था। तो 20 का भी, इसलिए टीपू सुल्तान से अंग्रेज बहुत ज़्यादा डरते थे क्योंकि वो एक अवेयर किंग था, उसे जो ग्लोबल नॉलेज या जियो पॉलिटिकल नॉलेज उसको बहुत ज़्यादा थी। तो इसका 20 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, बिल्कुल। लेकिन कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके लिए हम राजस्व व्यवस्था में पढ़ेंगे, स्थानीय स्वय शासन, महलवाड़ी जो व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी, उसमें हम इसको जाके पढ़ेंगे। तो इसका आंसर 20 का सी हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं है ना, लागू नहीं होता है। 21 देखेंगे हम लोग। 20 लॉर्ड बेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, पेशवा बाजीराव सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1802 की बसीन संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे, तो अंग्रेज और बाजीराव सेकंड, क्योंकि पेशवा यही थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर ए माना हुआ है, अवध का नवाब। 1700 लगभग 65 या 64 में इसने जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार कर लिया था। और मैंने बताया था सहायक संधि के पीछे जो पूरा मास्टरमाइंड था वो कौन था, डुप्ले। फिर हालांकि फ्रांसीसी यहाँ सीमित रह गए पांडिचेरी तक, और इसका जो सही प्रतिपादन किया, कुछ अच्छे प्रोविजंस जोड़े, वो किसने जोड़े थे, लॉर्ड बेलीजली ने। तो 1765 में अवध से की गई थी। इसमें लिखा हुआ भी है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए, शासक के बारे में पूछा गया, लेकिन इसमें डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, हैदराबाद या अवध। मैं तो आपसे बोलूँगा कि आप लोग सहायक संधि जब भी पूछी जाए आपको जाना है हैदराबाद के साथ, राइट। क्या मैंने बोला, हैदराबाद के साथ आपको जाना है। सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया, तो सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया, लॉर्ड बेलीजली। बी, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो किसने स्वीकार नहीं की थी, हैदराबाद के निज़ाम ने, मैसूर के शासक ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने। तो इसमें से इसका आंसर क्या होना है, कुछ नहीं, क्योंकि सारे राज्यों ने लगभग सहायक संधि को स्वीकार किया हुआ था। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे, तो प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे, हैदराबाद के निज़ाम। यूपी छत्तीसगढ़ में पूछा गया तो उन्होंने किसको माना, हैदराबाद, क्योंकि यहाँ अवध नहीं था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अवध भी मिलेगा। देखो आ गया, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, लॉर्ड बेलीजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब कैसे कैसे संधि होती है। तो फर्स्ट किससे की थी उन्होंने, हैदराबाद से, देन हैदराबाद के बाद 1 2 3 4, इसका आंसर देखते हैं क्या है, ए 1 2 3 4, राइट। हैदराबाद के बाद मैसूर, के बाद अवध, के बाद सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया, किसने किया होगा, लॉर्ड बेलीजली ने। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था, क्या था, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। और जो राजपूत राज्यों से संबंध था, मुगलों के टाइम पे भी अकबर ने राजपूत राज्यों से, क्योंकि वो भी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था और पावरफुल रहना चाहता था, और राजपूत उसमें एक माइल स्टोन है किसी को पावरफुल करने में उस समय। तो राजपूतों का रोल अभी भी प्रेजेंट टाइम में राजनीति में राजपूतों का भी अच्छा रोल है। 29 30, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बक्सर का युद्ध, सहायक संधि, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार, और तो इसमें कौन सा सही नहीं है बेटा, इसमें होगा आंसर बी, क्योंकि 1798 से सहायक संधि प्रारंभ की गई थी, ना कि 1863।
में 1863 तक तो अलग अलग जो मूड थे, मिसरूल का एलाइड मिसरूल का रूल था, और सहाय जो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रही थी, नीचे लिखी गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? कौन था? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि 31 32, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्यों? क्योंकि इनका जो कार्यकाल लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल रहता है बेटा, वो रहता है 1813 से 1823, राइट। और 1815 लगभग 12 से 15 के बीच में जो नेपाल युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 1800, देखो एक बात मैं आपको एक ट्रिक फिर से बताता हूँ। 1700 से 1800 के बीच में जितने वॉर चल रहे हैं वो भारत में अंग्रेज अपनी संघर्ष कर रहे हैं सत्ता को स्थापित करने के लिए। लेकिन 18 के बाद जब जो युद्ध स्टार्ट होते हैं, आप देख लो आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, जितने भी आपको टेरिटोरियल में जो कंट्रीज के साथ में आपको वॉर दिखाई दे रहे हैं, वो वॉर 1800 के बाद स्टार्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो भारत, उनका जो पहले रीजन थे वो बंगाल थे, तो बंगाल के आसपास लाइक बिहार, उड़ीसा, ऐसे छोटे छोटे रीजन को वो कैप्चर करना चाहते थे। लेकिन अब उन्हें किसको सुरक्षित रखना है? भारत की सीमाओं को। इस वजह से अब उनकी जो वॉर होंगे 1800 के बाद, वो वॉर किससे स्टार्ट करेंगे? नेपाल से, बर्मा से, है ना। तो 1800 के बाद जितने वॉर स्टार्ट होते हैं, तो 1800 के पहले तो आपको जाना ही नहीं है। सुगोली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद जो 1812 से 15 के बीच में होता है, और 15 या 16 के बीच में होता है, 1812 से 16 के बीच में जो वॉर होता है आंग्ल नेपाल युद्ध, इसमें उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, क्योंकि वायसराय तो आया नहीं था, गवर्नर जनरल जो था भारत का, वो कौन था? इसका नाम क्या बताया मैंने? लॉर्ड हेस्टिंग्स, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सुगोलो की संधि हुई थी 1815 में, लिखा हुआ 1814 से 16 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है ना। और सुगोली की संधि कहाँ कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। हेक्टर मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध मैंने बताया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध अभी हमने पढ़ा है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, बिल्कुल चतुर्थ में आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली था। और लॉर्ड डलहौजी, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि 33 आंग्ल मराठा युद्ध कब हो रहा है? आप लोग देखो 1815 से 16 के बीच में, और उस समय भी भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है वो 1786 टू 93 है। बेटा याद रखना है, मैं यदि बोर्ड की क्लास लूँगा तो इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको यदि आप गवर्नर जनरल याद कर लेते हो और उनका कार्यकाल आपको याद नहीं है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है करने का, है ना। तो आपको जितने भी वायसराय जब आप याद रखें तो उनके कार्यकाल को भी याद रखें, क्रोनोलॉजी से याद रखें किसके बाद कौन आया था, तो आपको हिस्ट्री बहुत ईजी लगने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 76 क्वेश्चन पे आ गए। इसमें अप्रोक्स 120 क्वेश्चन है, जिसमें से आज हम 40 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अभी तक टोटल कितने क्वेश्चन कवर हो चुके हैं हमारे? ये 34 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स। सी मैंने पहले ही बोला था। क्यों? क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है? 1813 से 1823 तक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो इसका आंसर है 1820 से 27 तक, राइट। गवर्नर रहे, ठीक है ना। लेकिन उस समय जो हाईएस्ट पोस्ट कौन थी? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसी के अंडर में गवर्नर रहते थे। 36 के बाद है 37। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसने जो सामाजिक और इसको सामाजिक सुधारों के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। इसने भारत में अच्छे सामाजिक सुधार किए, जैसे ठगों का उन्मूलन, और इससे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट सती प्रथा पर इसने रोक लगाई। तो एक अच्छा सामाजिक सुधार के रूप में इसको याद किया जाता है। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? बेटा पहले तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की आपको जो टाइम पीरियड है वो याद होना चाहिए। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? लगभग 1790 से 92 के बीच में, जिसमें श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है। और उस समय जो इनका गवर्नर जनरल था, तब 1792 जब हम बोल रहे हैं तो उस समय 1700
92, तो कौन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही होगा इसका आंसर बी। 40 क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? कैप्टन सलीमन। ऑर्डर उस समय लेकिन भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलियम बेंटिक। उसने ऑर्डर दिया होगा किसको? कैप्टन सलीमन को। कैप्टन सलीमन ने ठगों के ऊपर जो कार्रवाई थी वो की। इससे मराठा भी क्रुद्ध हो गए थे और मराठाओं से एक बार इन लोगों का वॉर भी हुआ था, राइट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? विलियम बेंटिक। ठगों के उन्मूलन का नेतृत्व किसने किया? कैप्टन सलीमन, कोई डाउट नहीं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब लगाई? 1829 में लगाई थी। गैर कानूनी घोषित किया विलियम बेंटिक ने, किसके उस पर? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा राजा राम मोहन राय, ट्रिपल आर जिनको हम बोलते हैं। 43 क्वेश्चन, 43वां, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? एमबीपीएससी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था 1829 में। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दी गई? उन्होंने भारत नहीं पूछा बेटा। यदि भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया तो 1843 में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। उस समय जो भारत में गवर्नर जनरल कौन था, आप लोगों को एक कमेंट में बताना है। 1843 में किसके समय भारत में जो दास प्रथा पर रोक लगाई गई? और लगभग उसी समय सिंध का विलय भारत में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 1789, क्योंकि बंगाल में पूछ रहा है वो अकेला, तो इसका आंसर हो जाएगा 1789। लेकिन पूरे भारत में पूछे तो 1843। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? कुप्रशासन के कारण। क्या हुआ? लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में आउटरम रिपोर्ट के बेस पर अवध में बताया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा कुप्रशासन है और जो व्यवस्था सुचारू अव्यवस्था और कुप्रशासन फैला हुआ है, जिसके कारण लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। और यही परिणाम था कि 1857 में अवध ने जो अवध था उसने रिवॉल्ट छेड़ दिया। 1857 में अवध बहुत एक मतलब पिन पॉइंट था 1857 के रिवॉल्ट का। 45 और 46 क्वेश्चन, बगाद रियासत का ब्रिटिश में विलय हुआ 1850 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में और पहला कौन सा था बेटा? याद रखना है जो विलय हुआ तो वो था सतारा। क्या है? सतारा। सतारा के बाद जैतपुर और संबलपुर, ध्यान रखना है, एक क्रम पूछे जाते हैं कभी कभी। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1856 में। वाजिद अली शाह उस समय वहाँ के जो नवाब थे। विलय सिद्धांत के तहत कालानुक्रम में दो पूछ लिया उन्होंने, तो सबसे पहले हुआ सतारा, फिर बघात, फिर उदयपुर, फिर झांसी। 1 3 4 2, 1 3 4 2 सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित हैं? 1849, 1817 का विलय, 1848 इसी पंजाब का विलय, 1856 झांसी का विलय, 1856 अवध का विलय। और तो कौन सा सुमेलित है? अवध के कारण ही ये क्वेश्चन पूछा है उन लोगों ने, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर सी 1856 में अवध का विलय। यूपीपीसीएस अवध को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से किसने विलय नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी ने एक काम और किया था, क्या? पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। इसके समय जो भारत में टेलीग्राफ व्यवस्था सुचारू हुई, पोस्ट ऑफिस सुचारू हुई, इसने काफ़ी अच्छे जो सुधार के काम किए, प्रशासनिक सुधार के काम किए, लोक सेवा के काम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा कुप्रशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? तो अवध, वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा। तो पहले कौन था? 3 2 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 53, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार में निम्नलिखित सतारा दो कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब विलय नीति चल रही है और इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। 2016 में पूछा। जेम्स एंड एंड्रयूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर होगा ए। लॉर्ड डलहौजी का नाम जो मेन था नाम था वो क्या था? जेम्स एंड्रूज रेमजे। और आज का जो हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय। मैंने बोला था, कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी के समय भारत से दास प्रथा का क्या कर दिया? उन्मूलन कर दिया गया, खत्म कर दी गई। और सती प्रथा का उन्मूलन किसके समय हुआ? तो विलियम बेंटिक के समय, राइट। थैंक यू दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।